बच्चों में द्वादशः पाठ वांग मनः प्राण स्वरूपम, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। ये एक पदेन उत्तरम लिखत है, पर इसके जो प्रश्न है वो कभी कभी एक वाक्यन में भी आ जाते हैं, तो मैं इसके सभी के एक वाक्यन और एक पदेन दोनों तरह से प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। अन्नस्य कीदृशः भागः मनः। अन्नस्य, अन्न का कौन सा भाग मन होता है। हमने पाठ में पढ़ा है अन्नस्य, यह अनिष्ठ, अणु के बराबर का, अनिष्ठ भागः तत् मनः। एक पद में लिखेंगे तो केवल अनिष्ठ भाग लिखेंगे, और एक वाक्य में पूरा अन्नस्य यो अनिष्ठ भाग, यह अनिष्ठ तत् मनः। मथ्यमानस्य दध्नः अनिष्ठः भागः किम भवति। मथे हुए दही का, दध्नः दही का जो अणु के बराबर भाग है वह क्या होता है। मथ्यमानस्य दध्नः अनिष्ठः भागः सर्पिः भवति। सर्पिः का पर्यायवाची धृतम, आज्यम आदि है, इसका अर्थ होता है घी। मनः कीदृशं भवति, मन कैसा होता है। मनः अन्नमयम भवति, मन अन्नमय होता है। कीदृशम है तो अन्नमयम लिखेंगे। तेजोमयी का भवति, तेज से युक्त क्या होती है। तेजोमयी वाक् भवति, का है तो स्त्रीलिंग है, उत्तर भी स्त्रीलिंग में होगा। आप देखेंगे प्रश्न में कौन से लिंग में का है, कह है। वाक जो है वह स्त्रीलिंग का है। एक पद में लिखेंगे तो केवल वाक लिखेंगे। पाठे अस्मिन् आरुणिः कम उपदिशति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश दे रहा है। आरुणि अपने शिष्य श्वेतकेतु को उपदेश दे रहा है। पाठेस्मिन् आरुणिः श्वेतकेतुम् उपदिशति, और केवल हमको एक शब्द में लिखना है, एक पद में, तो श्वेतकेतुम् लिखेंगे। वत्स चिरंजीव इति कह वदति, ये आरुणि गुरु बोल रहे हैं। वत्स चिरंजीव इति आरुणिः वदति। अयं पाठः कस्मात् उपनिषदः संगृहीतः। कस्मात् उपनिषदात् होना चाहिए था। अयं पाठः छांदोग्य उपनिषदात् संगृहीतः, छांदोग्य उपनिषद से संगृहीत है। अब प्रश्न में उपनिषदः है तो हमको भी उपनिषदः का छांदोग्य उपनिषदः एक शब्द में उत्तर लिखना चाहिए। और अगर प्रश्न में आपका अयम पाठ कस्मात् उपनिषदात आएगा तो छांदोग्य उपनिषदात लिखेंगे। फिर अगला है प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ये एक वाक्य में और एक शब्द में दोनों को बता रहे हैं। श्वेतकेतुः सर्वप्रथमम् आरुणिं कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति। श्वेतकेतु ने सबसे पहले आरुणि से, अपने गुरु से, किसके स्वरूप के बारे में पूछा था। तो इसने सबसे पहले मन के बारे में पूछा था। श्वेतकेतुः सर्वप्रथमम् आरुणिं मनसः स्वरूपस्य विषये पृच्छति। कस्य की जगह मनसः लिख देंगे, मनस्य नहीं लिखेंगे, मनसः। मनसः मन शब्द की षष्ठी विभक्ति है, मनस शब्द होता है मनसः, मनसोः, मनसाम षष्ठी, तो कस्य की जगह मनसः। आरुणिः प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति। आरुणि ने प्राण का स्वरूप कैसा बताया था। इसने बताया था कि प्राण आपोमयः, प्राण आपोमय है। इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया था। देखिए, पीयमानानाम अपाम यो अणिमा स ऊर्ध्वः समुदिशति स एव प्राणो भवति। पीयमानानाम मतलब पिए गए, अपाम जल का, जो अणिमा, यह अणिमा जो सबसे सूक्ष्म भाग है, जब वह ऊर्ध्व ऊपर की ओर समुदिशति उठता है, स एव प्राणो भवति, तब उससे प्राण होते हैं। हम जल पीते हैं वही प्राण है। इसका सूक्ष्म भाग, अणु मात्र भाग। हमारे वेदों में अणु के बारे में बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में अणु के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है, मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति। मनुष्य का चित्त किस तरह से होता है। यादृशम अन्नादिकम गृह्णति मानवस् तादृशमेव तस्य चित्तादिकम भवति। मानव जैसा अन्न आदि गृह्णति लेता है वैसा ही उसका चित्त आदि हो जाता है।
प्रश्न में मानवा नाम है, मानवा नाम चेतांसी। प्रश्न बहुवचन में है तो उत्तर भी बहुवचन में लिखेंगे। मानवा नाम चेतांसी यादृशम अन्नादिकम गृह्णन्ति तादृशमेव भवन्ति, तादृशानि भवन्ति। सर्पिः किम भवति, घी क्या होता है? ये देखें उत्तर यहाँ पे है। मथ्यमानस्य दधनः यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति तत्सर्पिः भवति। मथे गए दही का जो अणिमा अनुरूप है, हल्का भाग है जो ऊपर उठ जाता है, जब वह ऊपर उठता है तो उसको ही सर्पिः घी कहते हैं, उसी से घी होता है। आरुणेः मतानुसारम मनः कीदृशम भवति, आरुणे के अनुसार मन कैसा होता है? आरुणेः मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति, जो अन्नमय है वह मन है। हम अन्न ग्रहण करेंगे वही हमारा मन, हमारा चित्त वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद है अस्तंभस्य पदानि बस्तंभेन दत्तैः पदैः सह यथा योग्यम योजयत। दो स्तंभ दिए हैं, इन दोनों को आपको यथा योग्य जोड़ना है। मनः अन्नमयम, प्राणः आपोमयः, प्राण आपोमय है, वाक् तेजोमयी। ये तीन वाक्य जो है इनको बिल्कुल याद कर डालिए। मनः अन्नमयम, प्राणः आपोमयः, वाक् तेजोमयी। प्रश्नोत्तर में, रिक्त स्थान में, जोड़ी में, कहीं भी ये आ सकता है। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, पाठ से छाट करके लिखना इसका विलोम पद। गरिष्ठ, पाठ में अनिष्ठ शब्द है, अनिष्ठ हो जाएगा। अधः, ऊर्ध्वः, एकवारं, भूयः, अनवधीतम, अधीतम, किंचित, किंचित का सर्वम। ये पाठ में है शब्द आपके। अगला प्रश्न है प्रत्यय के बारे में। इसमें तुमन प्रत्यय लिखे हुए हैं। तुमन का अर्थ है के लिए। जब किसी धातु में तुमन प्रत्यय जुड़ता है तो उसका अर्थ के लिए होता है। प्रच्छ तुमुन, प्रष्टुम, पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। श्रु तुमुन, इसका श्रोतुम हो जाएगा, सुनने के लिए। वंद धातु है, वंद धातु से तुमन प्रत्यय जुड़ने पर वंदितुम, वंदना करने के लिए। समझ करके इसको फिर आप लिखेंगे या याद करेंगे तो फिर बहुत जल्दी याद होता है, और बिना समझे याद करेंगे तो फिर परीक्षा के समय भूलने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। पठतुमुन, पठितुम, पढ़ने के लिए। क्रीतुमुन, करतुम, करने के लिए। विज्ञातुमुन, विज्ञातुम। विआख्यातुम, व्याख्यातुम। विज्ञातुम, ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना। विज्ञातुम, जानने के लिए, सूचना देने के लिए। और व्याख्यातुम, व्याख्या करने के लिए। यहाँ धातु में लकार जो निर्दिष्ट दिया है इसके अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अहम किंचित पृष्ठम, इच्छ धातु में लट लकार जोड़ना है। लट लकार में इच्छामी होगा, अहम के साथ में मी होता है। इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति रूप बनता है, लेकिन यहाँ पर अहम है तो अहम के साथ में हमेशा मी जुड़ेगा। अहम किंचित पृष्ठम इच्छामी। मनः अन्नमयम, भू धातु लट लकार। मनः अन्नमयम, भू धातु लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में भवति होता है। मनः अन्नमयम भवति। फिर है सावधानम, लोट लकार, श्रु धातु। सावधानम, श्रु धातु लोट लकार। त्वम सावधानम शृणु, तुम सावधान पूर्वक सुनो। अगर है तो मध्यम पुरुष में शृणु होगा। सावधानम शृणु, सावधान होकर के सुनो। तेजस्विनौ अधितम, अस धातु लोट लकार, अस्तु होवे। श्वेत केतु आरुणे है शिष्य, अस धातु लंग लकार भूतकाल।
आसीत था। प्रथम पुरुष एक वचन में आसीत होगा। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखना है। अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि। यहाँ तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मैं स्वदेश की सेवा करना चाहता हूँ। स्वदेशम में द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ पर हमको अहम और कोई और शब्द लेकर के द्वितीय विभक्ति का और तुमन प्रत्यय का प्रयोग करना है। उपदिशामि। अहम छात्रम पठितुम उपदिशामि या अहम कार्यम कर्तुम उपदिशामि। प्रणमामि। अहम गुरुजनम वंदितुम प्रणमामि। फिर है आज्ञापयामि। अहम छात्रम पठितुम आज्ञापयामि या अहम छात्रम गंतुम आज्ञापयामि। कुछ भी लिख सकते हैं। छात्र की जगह भी आप कोई और नाम ले सकते हैं। अहम प्रश्नम ज्ञातुम पृच्छामि। मैं प्रश्न जानने के लिए पूछ रहा हूँ। अहम प्रश्नम ज्ञातुम अवगच्छामि या अहम कथां श्रोतुम अवगच्छामि। वाक्य रचना करनी है। आप अपने मन से कोई भी सही वाक्य जिसमें द्वितीय विभक्ति है और तुमन प्रत्यय का प्रयोग है उसको यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 6 अगला संधिम कुरुत। संधि को करना है। अशितस्य अन्नस्य। यहाँ पर य के बाद में अ है और यहाँ पर भी अ है। दोनों का मिला करके आ हो जाएगा। दीर्घ संधि हो जाएगी। अशितस्यान्नस्य। य में आ की मात्रा हो जाएगी। इति अपि अवधार्यम। इति ई है त के बाद में और ई के बाद में अ है। ई के बाद में अ आने पर ई को य हो जाता है तो इत्यपि हो जाएगा। और अपि अवधार्यम इसमें भी ई है और ई के बाद में अ है तो यहाँ पर भी यह हो जाएगा। इत्यपि अप्यवधार्यम और इत्यप्यवधार्यम यण स्वर संधि है इसमें। का इयम आ के बाद में ई आया है तो केयम हो जाएगा। गुण स्वर संधि है। नौ अधीतम अयादि संधि है। औ के बाद में अ आया है। नावधीतम औ को आव हो जाएगा। नावधीतम। भवति इति यहाँ पर भी वही है। ई के बाद में ई आया है तो दोनों ई मिला करके दीर्घ ई हो जाएगी। यहाँ पे अ का आ हो गया है। यहाँ पे ई का और छोटी ई का दोनों ई का मिला करके एक दीर्घ ई हो जाएगी। तो दीर्घ ई होने पर दीर्घ स्वर संधि होती है। भवतीति। अगला है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न निर्माण करना है। मध्यमानस्य दध्नः अणिमा ऊर्ध्वं समुदिशति। मध्यमानस्य में षष्ठी है तो कीदृशस्य दध्नः अणिमा ऊर्ध्वं समुदिशति। कीदृशस्य कर देंगे किस प्रकार के। भवता धृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। भवता आपके द्वारा घी की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। इसकी व्याख्या की गई है। इसमें तृतीया विभक्ति है तो किम शब्द का तृतीया विभक्ति एकवचन का रूप केन। केन धृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना नहीं भूलिएगा प्रश्न निर्माण के बाद। और कुछ बच्चे प्रश्न निर्माण में केवल किम केन ऐसा लिख देते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी अंक नहीं मिलते हैं। पूरा वाक्य लिखिए। पूरा प्रश्न का निर्माण का पूरा वाक्य लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। प्रश्नवाचक शब्द नहीं लिखना है केवल। आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयति। इसमें श्वेत केतु प्रथमा विभक्ति एकवचन में है।
किम शब्द का प्रथमा विभक्ति एकवचन का पुल्लिंग का रूप लिखेंगे। पुल्लिंग में कह होता है, कह कौके। आरुणिम उपगम्य कह अभिवादयति, कह श्वेत केतु की जगह पे कह लिख देंगे। श्वेत केतु वाग विषये पृच्छति, श्वेत केतु वाणी के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें श्वेत केतु किम पृच्छति, वाग विषये पृच्छति। पाठ का सारांश 5 वाक्यों में लिखना है। पंचवाक्य ही पाठस्य सारांशम लिखत। जो श्वेत केतु है वो आरुणि से प्रश्न पूछ रहा है। श्वेत केतु व आरुणिम वांग मनः प्राण स्वरूपम प्रश्नम पृच्छति। तो आरुणि बता रहा है उसके उत्तरों को। आरुणि तस्य प्रश्नानाम समाधानम करोति, आरुणि इसके प्रश्नों का समाधान कर रहा है। पीता नाम अपाम यो अनिष्ठ स प्राणः, जो पिए हुए गए पानी के जो अणुभाग है वह प्राण है। अशितस्य अन्यस्य यो अनिष्ठ तन् मनः, अशितस्य तेजसा यो अनिष्ठ सा वाक्। मुख्य जो 5 वाक्य है आपके प्रश्नोत्तर के भी कोई 5 वाक्य लिख सकते हैं, प्रश्न के जो उत्तर है। योग्यता विस्तार भी छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में 5म खंड पर यह पाठ आधारित है। इसमें मन, प्राण और वाणी के बारे में विवरण है। इसमें आरुणि और श्वेत केतु का जो चर्चा है उसको संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान प्राप्ति के इसमें 3 उपाय बताए गए, जिसमें परिप्रश्न यानी प्रश्न पूछना, शिष्य प्रश्न पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों का उत्तर देता है। अब इसमें छांदोग्य उपनिषद के बारे में बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद एक बहुत ही प्रसिद्ध उपनिषद ग्रंथ है। यह सामवेद के ब्राह्मण का एक भाग है। इसकी वर्णन पद्धति अत्यधिक वैज्ञानिक है। इसमें आत्मज्ञान और अन्य उपासनाओं का वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद 8 अध्यायों में विभक्त है। इसके 6 अध्याय में तत्वमसि का विस्तार से विवेचन किया गया है। खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का होता है। उसका जो स्थिरतम भाग होता है वह मल होता है, मध्यम भाग मांस होता है और सबसे लघुत्तम भाग मन बनता है। पिया हुआ जल भी 3 प्रकार का होता है। इसका स्थविष्ठ भाग मूत्र होता है, मध्य भाग लोहित यानी रक्त होता है और अनिष्ठ भाग प्राण होता है। भोजन से प्राप्त तेज भी 3 प्रकार का होता है। स्थविष्ठ भाग अस्थि होता है जो सबसे ज्यादा मोटा भाग है। मध्यम भाग मज्जा होता है, चर्बी, और जो सबसे लघुत्तम भाग है अनिष्ठ भाग है वह वाक वाणी होती है। अन्न जिस प्रकार से हम खाते हैं उसी तरह से हमारा मन हो जाता है। तो दूषित अन्न खाने से हमारा मन भी विभिन्न दोषों से युक्त हो जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा जो वस्तु है वह है जल, क्योंकि जल ही जीवन है और प्राण जलमय है। इसके बाद में देखिए मयट प्रत्यय के बारे में बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। शांतिमयट, शांतिमय, और इसका जब स्त्रीलिंग होता है तो शांतिमयी हो जाता है। आनंदमयट, आनंदमय, मयट प्रत्यय है, आनंदमयी। सुखमयट, सुखमय, इसका स्त्रीलिंग में सुखमयी होता है। तेजमयट, तेजोमय, स्त्रीलिंग में तेजोमयी हो जाएगा। मयट प्रत्यय का विकार अर्थ में मृतमयट, मृण्मय, मिट्टी से बना हुआ, और स्त्रीलिंग में मृण्मयी। स्वर्णमयट, स्वर्णमय, स्वर्ण से बना हुआ, स्वर्णमयी स्त्रीलिंग में होगा। लौहमयट, लौहमय, लौहमयी। इसी तरह से ताम्रमयट, ताम्रमय, ताम्रमयी। जल को जीवन कहा गया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत हैं। इसमें जल के पर्यायवाची बहुत सारे बताए गए हैं। वारी, पानीयम, उदकम, उदम, सलिलम, तोयम, नीरम, अम्बु, अम्भस, पयस, ये सभी जल के पर्यायवाची शब्द हैं। जल की उपयोगिता के बारे में श्लोक बताया गया है। पानीयम प्राणिनाम प्राणस तदायत्वम ही जीवनम तोयाभावे विपासार्थः क्षणात् प्राणे ही विमुच्यते। सभी प्राणियों का जो प्राण है वह जल ही है और यही जीवन भी है। बिना पानी के व्यक्ति प्यास से व्याकुल होकर क्षण भर में ही प्राणों को छोड़ देता है। जीवयति लोकात तद जलम, जो सारे संसार को जीवन देता है वही जल है। इसलिए हमको जल की
रक्षा करनी है, जल को बर्बाद नहीं करना है। अभी बहुत सी जगहों पे हम देख रहे हैं पीने के पानी की समस्याएं हैं, तो पानी को, नल को खुला नहीं रखना है। कुछ भी काम करने के बाद आपको नल बंद कर देना है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।